पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। कार्यक्रम के 136वें एपिसोड का होगा प्रसारण। जनता के साथ अपने विचारों को करेंगे साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। देश भर से चुने गए 400 से ज्यादा युवा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीमा के 74 वाइब्रेंट गांव के विकास और युवाओं की भागीदारी पर फोकस। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है पूरा देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कारगिल पहुंचकर जवानों से करेंगे मुलाकात। सीमा सुरक्षा की तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रहलाद जोशी संभालेंगे अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। खाद्य मंत्रालय के साथ मिली शिक्षा की कमान पीएम मोदी ने सौंपी जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय आगरा दौरे का आज दूसरा दिन। शिक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर भी फोकस। और चलिए अब शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। और शुरुआत बागेश्वर से, जहां पर कपकोट में पेयजल टंकी निर्माण को लेकर विवाद अब और ज्यादा गहरा चुका है। दरअसल आरोप यह है कि निर्माण के दौरान बांज और फयाट के हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। विरोध करने वाले वृक्ष मित्र हरीश उपाध्याय ने ठेकेदार पर उन्हें झूठे मामले पर फंसाकर परेशान करने का गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं समाज सेवी आनंद कपकोटी ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और पेड़ों की कटाई में नियमों के पालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बागेश्वर से खबर, जहां आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर विवाद हो रहा है। हाल फिलहाल में किस तरह से पेड़ों का कटान यहां पर किया जा रहा था, जहां पर कपकोट में भी वही तस्वीरें और स्थिति देखने को मिल पा रही है। पेड़ों की कटाई में नियमों के पालन पर अब निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो, इसको लेकर यहाँ पर आपको बता दें वृक्ष मित्र हरीश उपाध्याय की तरफ से जिक्र किया गया है। जहां पर अब ये विवाद टंकी निर्माण को लेकर ज्यादा गहरा चुका है। आरोप यह है कि निर्माण के दौरान बांज और फयाट के हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई। विरोध करने वाले जो वृक्ष मित्र हैं हरीश उपाध्याय, उन्होंने ठेकेदार पर उन्हें झूठे मामले पर फंसाकर परेशान करने का भी आरोप लगाया। अब समाज सेवी आनंद कपकोटी ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और पेड़ों की कटाई में नियमों के पालन पर सवाल उठा दिए। ऐसा है, यहाँ पर एक टैंकी प्रस्तावित थी और वह टैंकी इस जगह पर थी या कहाँ पर थी, थोड़ा सा ऊपर था। उस समय इस जगह की कोई प्रस्तावित नहीं थी और अचानक एक जो ठेकेदार है उन्होंने कहा कि यहाँ कंपनी प्रस्तावित है और जेसीबी चला दिया गया। जेसीबी चलाने के बाद यहाँ से 2 बांज के पेड़ पता नहीं रातों रात कहाँ गायब कर दिए गए और बाकी जो पेड़ बचे भी हैं इनको भी तोड़ने की और सुखाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही देश भर में 167वां आयकर दिवस मनाया गया। जहां देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपर्णा करण ने कहा है कि आयकर विभाग अब करदाताओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित सेवाएं देने पर लगातार फोकस कर रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में करदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और विभाग स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आज 167वां इनकम टैक्स दिवस है। 1860 में इनकम टैक्स लागू हुआ था। जेम्स विल्सन ने इसको शुरुआत की थी और ये 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था। पर आज विभाग में बहुत परिवर्तन आया है। हम लोग टैक्स इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की जगह टैक्स फैसिलिटेटर डिपार्टमेंट बन गए हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एसएससी की ग्रीवियंसेस को वॉलंटरी कंप्लायंस प्रोत्साहित करें और ग्रीवेंसेस को जितना शीघ्र डिस्पोजल कर सकते हैं वो कर सकते हैं।
साथ ही बात करते हैं देहरादून की, जहां पर कारगिल विजय दिवस से पहले रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन कल किया गया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को कल हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद इस मैराथन को रवाना कर दिया गया। कार्यक्रम में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों के बलिदान और साहस से देश हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल युद्ध को भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो कालखंड रहा है, उसमें हमेशा उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वो प्रयास किया है। चाहे वो उनके प्रधानमंत्री बनते ही भारत में स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट शुरू करना हो, स्टार्टअप को आगे बढ़ाना हो, और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने, और 17 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और इन 12 सालों में 17 करोड़ रोजगार मिला है। 12 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए। देहरादून के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जायका वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिका विकास परियोजना की समीक्षा की है। उन्होंने दरअसल अधिकारियों को सभी कार्य तय समय सीमा पर युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने पॉली हाउस निर्माण में तेजी लाने और मिशन एप्पल के तहत किसानों के लंबित भुगतान जल्द जारी करने पर जोर दिया। साथ ही योजनाओं की साप्ताहिक मॉनिटरिंग और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश भी मंत्री की तरफ से दिए गए। तो देखिए, जायका परियोजना के तहत एक बड़ी बैठक यहाँ पर कृषि मंत्री गणेश जोशी के नेतृत्व में हुई है, जहां पर तमाम दिग्गज मौजूद हैं, उनसे बातचीत की गई है और किसानों के हित में क्या कुछ कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर इस बैठक के माध्यम से चर्चा की गई। किसान चूंकि अन्नदाता हैं और प्रदेश में लगातार हरियाली यहां पर बनी रहे, किसानों की जो फसलें हैं वो लहलाती रहे और इसके साथ ही उत्तराखंड का हर एक नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बने, महज उसी के तहत इस बड़ी बैठक का उद्देश्य था, जहां किसानों के लंबित भुगतान पर भी चर्चा की गई है। साथ ही देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित ट्यूबवेल का विधिवत शुभारंभ किया है। अब इस खास अवसर पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को ढेर शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े हुए कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। इस खास अवसर पर पार्षद नंदिनी शर्मा सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शुभारंभ कर दिया है। देहरादून की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाएगा। बकायदा इस बात को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नवनिर्मित ट्यूबवेल का विधिवत शुभारंभ हुआ और ऐसे में लोगों में भी खुशी की लहर देखने को मिल पाई, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी तरह से कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न ना हो, कोई परेशानी आम जनमानस को ना हो। महज इसी उद्देश्य के साथ लगातार इस तरह की बड़ी सौगात दी जाती है, जहां नवनिर्मित ट्यूबवेल का विधिवत शुभारंभ मंत्री की तरफ से किया गया। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौके पर पहुंचे तो लोगों से भी संवाद हुआ और शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा और सफल कराया जाएगा, जिसका एकमात्र ताजा उदाहरण ये सामने आया नवनिर्मित ट्यूबवेल के शुभारंभ का। साथ ही देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 27 जुलाई को नई दिल्ली में विशाल धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साथ ही महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती घटनाएं, बेरोजगारी, नीट समेत भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड से हजारों कार्यकर्ता दिल्ली कूच करने की जानकारी साझा की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और सामाजिक न्याय के लिए रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगी। और अब 27 जुलाई का वो दिन होगा जब कांग्रेस की तरफ से दिल्ली कूच की बात की जा रही है। ये बड़े स्तर पर आपको बता दें धरना प्रदर्शन नई दिल्ली में होगा और उसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है, जहां महिला अपराध, अनियमितता और बेरोजगारी समेत कई और मुद्दे होंगे।
कुछ ग्रुप में था कि आने वाले 17 जुलाई को हमारे प्रस्तावित कार्यक्रम है जंतर मंतर पे माइनॉरिटी और एससीज का, पूरे देश के जो लोग हैं दलित और माइनॉरिटी के, वहाँ पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जो लगातार एट्रोसिटी के मामले पर देश परेशान कर रहे हैं, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करे जा रहे हैं। और हम लोग के संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के तहत जो भी कार्रवाई हो इसके खिलाफ, वो जो भी अपराधी हो उसकी जाति पाति में उस अपराध के खिलाफ संविधान रूप में कार्रवाई होती। हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंदर लगातार एट्रोसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो दलित का व्यक्ति हो चाहे माइनॉरिटी की व्यक्ति हो, लगातार पिछले 10 साल में लगातार वो घटना बढ़ी। और जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति निवारण एक्ट है उसको खत्म करने का काम या उसको ना मानने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। साथ ही देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बड़ी बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने पंपिंग पेयजल योजनाओं में सोलर पावर के उपयोग पर फोकस किया है। उन्होंने परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक बढ़ोतरी रोकने, कंसल्टेंट्स के साथ ही फीस तय मानकों के अनुसार देने और आयुष और कौशल विकास से जुड़े हुए बेहतर प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और मुख्य सचिव आनंद वर्धन के नेतृत्व में ये बड़ी बैठक हुई जहां पेयजल योजनाओं के सोलराइजेशन को लेकर फोकस किया गया। परियोजनाओं की लागत पर सख्त निगरानी रहेगी और अधिकारी गणों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनसे बकायदा सुझाव भी लिए गए हैं कि अगर वो चाहते हैं कि किसी तरह का और बदलाव हो जिसका लाभ सीधे प्रदेश को मिले तो उस हिसाब से भी सुझाव दिए जा सकते हैं। जहां पर अधिकारी गणों की तरफ से सुझाव दिए गए और परियोजनाओं को बेहतर विकसित करने के लिए ये बड़ी यहां पर बात रखी गई है। आयुष और कौशल विकास परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा फोकस इस बैठक में देखने को मिला। और उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। बड़ी खबर, 10 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी का तबादला हो गया। आपको बता दें कि कई सचिवों के विभागों में ये बड़ा बदलाव हुआ। आबकारी, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग में नई तैनाती कर दी गई है। परिवहन, आईटी और सचिवालय प्रशासन को अब नए सचिव मिले हैं जहां स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। तो उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एक बार फिर से होता हुआ नजर आया जहां 10 आईएएस अफसर और 1 आईएफएस अधिकारी का तबादला किया गया है। कई सचिवों के विभागों में ये बड़ा बदलाव हुआ है और इसके साथ ही आपको बता दें कि आबकारी, वित्त और शिक्षा विभाग में नई तैनाती कर दी गई है। अभी फिलहाल यहां पर व्यवस्थाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं को सही तरीके से सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के बदलाव की बात कही गई है। लेकिन अमूमन तौर पर जब ये इस तरह का प्रशासनिक फेरबदल होता है तो उसके बाद उम्मीद यही जताई जाती है कि शायद अभी और नाम भी सामने आ सकते हैं जिसमें ये तबादला होगा और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। नई जिम्मेदारी नए लोगों को सौंपी जा सकती है। उनके सामने भले ही कितनी चुनौती हो, लेकिन अब परिवहन, आईटी और अलग अलग विभागों में स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। ये जो सूची है वो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं जिसमें कुछ नामों की फेहरिस्त देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले समय में और भी ये नाम बढ़ सकते हैं जहां पर अलग अलग विभागों के अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी 1 आईएफएस अधिकारी और 10 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। आबकारी, वित्त और शिक्षा विभाग में नई तैनाती हुई है और आबकारी, वित्त और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तबादले, जहां परिवहन विभाग, आईटी विभाग और सचिवालय भी इसमें शामिल रहा, जिनको अब नए सचिव मिल चुके हैं। और आने वाले समय पर शायद और भी यहां पर जो तबादले हैं या फिर जो तबादला एक्सप्रेस है वो देहरादून यानी कि उत्तराखंड में चलती हुई नजर आ सकती है। उम्मीद लगातार जताई जा रही है क्योंकि अभी महज कुछ ही नाम सामने आए हैं जो शिक्षा, आईटी, परिवहन और स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था अलग अलग विभागों से जुड़े रहे। साथ ही देहरादून में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग की 2 दिवसीय जनसुनवाई में शिकायतों के निस्तारण पर जोर दिया गया। आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सुनवाई में 47 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें 27 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी मामलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आयोग ने कहा कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है।
साथ ही देहरादून में नकली और अवैध दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एफडीए ने सख्त कदम उठा दिए हैं, जहां विभाग ने पूरे प्रदेश में निगरानी बढ़ाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया है, जो शिकायत मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचेगी और कार्रवाई भी की जाएगी। अब एफडीए के अपर आयुक्त ताजवर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल दवा कारोबारियों पर ही नहीं बल्कि विभागीय अधिकारियों और इंस्पेक्टरों की कार्यशैली पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। तो आपको बता दें कि एफडीए की तरफ से क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है, कोई बड़ा हादसा होता है, तो जैसे ही क्विक रिस्पांस टीम को यहां पर इत्तला किया जाएगा तो वो मौके पर पहुंचेगी, लगातार कार्रवाई करेगी, जांच की जाएगी। अगर कोई बड़ा हादसा होता है, आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन होती है आपदा से जुड़ी हुई, जो कि उत्तराखंड में अमूमन तौर पर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है, तो वहां भी अब क्विक रिस्पांस टीम पहुंचेगी और जिसका गठन किया गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि एफडीए की तरफ से सख्त कदम उठा दिए गए हैं और ये कहा गया है कि नकली और अवैध दवाओं का जो कारोबार है उस पर भी अब सख्ती क्विक रिस्पांस टीम की तरफ से बरती जानी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते एफडीए ने अब सख्त कदम उठाते हुए क्विक रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने एक क्यूआरटी टीम बनाई है, क्विक रिस्पांस टीम, जिसमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर हैं और उनको आदेशित किया हुआ कि वो हमेशा निगरानी करें। अगर वो किसी भी इस तरह की लापरवाही में अगर कोई इंस्पेक्टर कार्य नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आपको बता दें कि निदेशक हैं संदीप तिवारी, उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई कि प्रदेश के करीब 50% संवेदनशील आबादी की एक्सरे स्क्रीनिंग पूरी फिलहाल कर ली गई है। वहीं टीबी मरीजों के संपर्क में आए हजारों लोगों को बचाव की दवाएं भी दी जा रही हैं। स्वास्थ्य टीमें लगातार नए मरीजों की पहचान, जागरूकता और समय पर उपचार सुनिश्चित करने में इस वक्त जुटी हुई है। तो 50% संवेदनशील आबादी की एक्सरे यहाँ पर की जा रही है, स्क्रीनिंग की जा रही है। हजारों लोगों को बचाव की दवाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई है और विशेष तौर पर एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि घर घर तक पहुंचा जा सके और लोगों को इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा सके, ताकि अगर किसी भी तरह के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत यहाँ स्वास्थ्य विभाग को इतला किया जाए या फिर डॉक्टर से बातचीत की जाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि टीबी को लेकर ना तो पहचान हो पाती थी, ना लक्षण और ना ही उसका इलाज हो पाता था, लेकिन अब लगातार उसके इलाज को लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत सरल हो चुका है आज के इस क्षेत्र में, आज की इस तकनीक में, जहां 50% संवेदनशील जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं हो सकती हैं टीबी मरीज की, वहां पर पहुंचकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसे में बचाव की दवाएं भी लगातार दी जा रही हैं। देखिए, टीबी मुक्त भारत अभियान जो है भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसकी नियमित समीक्षा भारत सरकार द्वारा भी की जा रही है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है, एक तो एक्सरे स्क्रीनिंग का है। इसमें लगभग 50% वल्नरेबल पॉपुलेशन की एक्सरे स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 12,000 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं टीबी पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट, जिनके सापेक्ष 8,000 लोगों को प्रिवेंटिव प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन स्टार्ट हो चुकी है। और लगातार इसमें जो टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट की, वो प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और आइडेंटिफाई कर रही हैं टीबी केसेस को और उनको ससमय उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रही हैं। साथ ही बागेश्वर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई से विकास भवन में हड़कंप की स्थिति है। हल्द्वानी विजिलेंस टीम ने यूरेडा के परियोजना के अधिकारी को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद टीम ने ट्रैप बिछाया, यानी कि जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। फिलहाल विजिलेंस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
तो देखिए बागेश्वर के विकास भवन में किस तरह से हड़कंप की स्थिति मची हुई है। रिश्वतखोरी पर विजिलेंस का शिकंजा, पहले यहां पर ट्रैप बिछाया और उसके बाद यूरेडा परियोजना अधिकारी रंगे हाथ पकड़े गए हैं जो रिश्वत लिया करते थे और भ्रष्टाचार की बात यहां पर किया करते थे। लेकिन अब 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जब अधिकारी गिरफ्तार हुआ तो अब ऐसे में लगातार कहा जा रहा है कि विजिलेंस आगे भी इसी तरह से छापेमार कार्रवाई को अंजाम देगा ताकि रिश्वत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिल सके। साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू एक दिवसीय धार्मिक दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़े स्थित माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले भी सिद्धू यहां पर दर्शन के लिए पहुंचे थे। उनके मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। तो ये तस्वीर आपको हरिद्वार यानी हरि की नगरी की दिखा रहे हैं, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू हरिद्वार पहुंचे और जब वहां पर पहुंचे तो जो तमाम लोग थे उनका जमावड़ा लग गया नवजोत सिंह सिद्धू के साथ फोटो क्लिक करवाने का और उस मूवमेंट को अपने फोन पर कैप्चर भी करा लोगों की तरफ से। और ये तस्वीर भी उस दौरान की जहां पर जूना अखाड़े के तमाम साधु संत भी मौजूद रहे। अब हरिद्वार पहुंचते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने माया देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर विशेष तौर पर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया है, साथ ही लोगों से भी मुलाकात की। ये महज एक दिवसीय धार्मिक दौरा था नवजोत सिंह सिद्धू का। अगली खबर, जहां केदारनाथ धाम में हल्की बारिश के बाद अब मौसम साफ हो चुका है और यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से लगातार शुरू कर दी गई है। श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि मानसून के चलते धाम पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है और अब प्रतिदिन यानी कि हर दिन करीब 1000 की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा भी कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बाबा केदार की नगरी में इस वक्त जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। पिछले कुछ समय से लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से यात्रा प्रभावित हुई थी। लेकिन अब चूंकि मौसम साफ हो चुका है तो लगातार जो श्रद्धालु हैं वो सही और उनकी यात्रा सुचारू और सरल रहे, उसको लेकर प्रशासनिक स्तर ने कई कदम उठाए हैं और अब श्रद्धालु लगातार हजार लाखों की संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं जो बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। वहीं मसूरी में मानसून की पहली तेज बारिश ने सड़कों की बदहाली की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। पेट्रोल पंप से पिक्चर पैलेस चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। बारिश का पानी भरने से गड्ढे नजर नहीं आ रहे, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जल्द मरम्मत और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।